ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਾਵਰ ਦਾ ਉੱਠੀ ਆਦਾ ਦਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਛੰਨੀ। ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਕਨੇ ਕੰਧੇ ਕੰਧਾ ਮਲਾਈਏ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद डिम्पल जी। सर अपना पहले नाम सुनाओ तुझे दर्शक। मेरा नाम चौधरी दलबीर सिंह सेठी है। मैं प्रदेश कांग्रेस का महासचिव हूँ, जम्मू कश्मीर का यूथ कांग्रेस का। सर मिगी एक गल दस्सिओ कि जिस वेले भी इलैक्शन आउंदियां ने बिलावर दे विच तो मैक्सिमम केह् होंदा कि जिन्ने भी राजनीतिक लीडर न ओह् केह् करदे कि पानिया पर राजनीति खेलदे न। लेकिन बिलावर उपरली साइड जेह्के प्हाड़ी इलाका ना उत्थे तो पानी नहीं है लोकें। क्या एह् जेह्का कंढी क्षेत्र है इस दे विच भी लोकें पानी दी समस्या? देखिए डिम्पल जी, जिस टाइम आप पहले पत्रकारिता नहीं करते थे तो पिछली दफ़ा जब इलेक्शन हुआ तो मेरे को 100% यकीन है तब आप भाजपा के कार्यकर्ता थे। मैं आपको बता दूं तो हमारे वज़ीर आज़म ने, जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिलावर में बड़े ज़ोर शोर से जो रैली की थी ना, उसमें से एक ही मुद्दा था। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे वज़ीर आज़म ने कहा था पहाड़ों की ज़बानी और पहाड़ों का पानी। वो बात कहे हुए तकरीबन मेरे को लगता है 5-6 वर्ष हो गए हैं। तो पहाड़ों की ज़बानी भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को और हमारे देश के वज़ीर आज़म को। उन्हें बताना चाहता हूँ कि पहाड़ों का पानी भी वहाँ पे है, खड़ा है जहाँ पे आप छोड़ के गए थे। तो पहाड़ों की ज़बानी है ना, जो पहाड़ों की ज़बानी खज्जल हो रही है बार में, पहाड़ों की ज़बानी खज्जल हो रही है। जो रेडी फड़ी लगा रहे हैं ना लोग, वो भी रेडी फड़ी आपने उखाड़ ली गई है। तो पहाड़ों की ज़बानी खज्जल किस तरह से हो रही है मैं बताता हूँ आपको। आप डिम्पल जी रिकॉर्ड कर लीजिएगा इस बात को कि आज से 7 वर्ष पहले नशे की जो युवा तरफ जा रहे थे वो किस मात्रा में थे। आज की डेट में जो नशे की पोजीशन है, चाहे ज़िला कठुआ के किसी भी इलाके में चले जाओ, क्या पोजीशन है। ये तो हुआ कि सरकार ने लोगों को रोज़गार नहीं दिया। जब युवा पढ़ेगा लिखेगा, अपना कोई काम काज नहीं मिलेगा उसको, तो वो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो उसकी सोच उसे ख़राब करेगी, गलत एक्टिविटी में डालेगी, जिस कारण युवा हराश और निराश होगा। तो जो आपने सवाल किया कि पानी के बारे में किया था, मैंने पानी और ज़बानी दोनों इसलिए मिलाया क्योंकि पानी और ज़बानी पे जो हमारे वज़ीर आज़म ने भाषण दिया था, मैं उनका ज़रा याद दिला रहा था इस बात को। आगे आपका जो भी सवाल होगा उसका उत्तर देंगे हम। सारे देश के प्रधानमंत्री भाषण तो करते हैं। गल की तुसें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी है ना, वो तो भाषण भी नहीं देंगे, वो खाली ये छोटी मोटी गल करते। जिस वेले सोशल मीडिया तुसें गल की कि डिम्पल जी तुस पहले बीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन सोशल मीडिया भी जदों दा एक्टिव होया ना जिस वेले सारे देश के प्रधानमंत्री अगे आए। डिम्पल जी मैं बताता हूँ कि ये जो कांग्रेस का टाइम तो सोशल मीडिया कुछ ग्रां में कुछ गलियों में चाहिए राजनीति नहीं। हाँ, लेकिन बीजेपी के टाइम सोशल मीडिया हर ग्रां में, हर गली में, हर नुक्कड़ में। हाँ, यही बात बता रहा हूँ आपको। ये सोशल मीडिया लाया किसने था, देश में कंप्यूटर लाया किसने था, यही बात तो बता रहा हूँ। आज अगर कोई काम इम्प्लीमेंट हो रहा है कहीं गली मोहल्ले में, कोई ट्यूबवेल लग रहा है, हो सकता है वो लोगों को पानी मिलते मिलते उस ट्यूबवेल का पानी 4 वर्ष लग जाए, 4 वर्ष में किसी और की सरकार आ जाए तो वो अपना क्रेडिट। आपको पता होना चाहिए जब राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर लाया था, कंप्यूटर की व्यवस्था ला रही थी, यही लोग थे जो अर्धनंगन होके संसद में भांगड़ा डालते थे। आपको पता ही नहीं है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, इस बात का नॉलेज होना चाहिए। देश में अगर किसी ने सोशल मीडिया की बुनियाद रखी है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने रखी है। और धीरे धीरे जैसे जागृति आने लगी, जैसे जैसे कंप्यूटर के बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोगों का। अगर आप सोशल मीडिया वाले लोग नहीं होते, अगर जो छोटे छोटे लोगों के मुद्दे हैं उसको एक्सपोज ज़मीनी सतह पे नहीं करते, तो ये गोदी मीडिया हिंदुस्तान को खा जाती। आज की डेट में आप देख रहे हो गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष की गाएगी, ना कि जो चौथा पिलर होता है। जो देश का मीडिया होता है वो एक देश का स्तंभ होता है, चौथा पिलर होता है। जिस आवाज़ को, लोगों की आवाज़ को, विपक्ष को दबाया जा रहा हो, विपक्ष नहीं बोल, मेरी बात पहले सुन लीजिएगा फिर अपना उत्तर दे दीजिएगा। आपका काम है सवाल करना और मेरा काम है उसका उत्तर देना। आपने यही सोशल मीडिया का सवाल किया है ना, वही बोल रहा हूँ मैं।
आप ही के बारे में बोल रहा हूँ। आप जो चीज़ें उजागर करते हो, कोई नेशनल लेवल का मीडिया जाए पहाड़ी इलाके में, जो कल परसों मैंने देखा डिम्पल जी, मेरे को बड़ा प्राउड हुआ, बड़ा अच्छा लगा कि पहाड़ी एरिया की एक छोटी सी बच्ची कितना बढ़िया डांस कर रही है। तो जो बच्चे आप देखते हो जो वहाँ पे डांस की परफॉर्मिंग वगैरह करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तो उन बच्चों में और उस गुड़िया में कितना अंतर है। उसने मोबाइल से ही देख देख के इतना अच्छा, और मैं इतना बाबूक हुआ इस बात को देख के कि बच्ची के घर के हालात देखो और बच्ची देखो। ये आप जैसे लोग कर रहे हैं, और आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो। आपने फिर आप हमें आप ये नहीं बोल सकते ना कि गोदी मीडिया। आपको गोदी मीडिया नहीं बोल रहा हूँ मैंने बोला जो नेशनल लेवल पे जो आज की डेट में पत्रकारिता कर रही है, मीडिया के भी अलग अलग, सोशल मीडिया को नहीं बोला। मैंने कहा कि आप सोशल मीडिया नहीं होती ना, तो देश में आज की डेट में जो हो रहा है, देश की डेट में जो गोदी मीडिया दिखा रहा है वो एक पक्ष दिखा रहा है, दूसरा पक्ष नहीं दिखा रहा। जो मीडिया होता है, जो पत्रकार होता है, जो पत्रकारी का धर्म होता है, पत्रकार लोग नहीं निभा रहे हैं, जो नेशनल लेवल पे लोगों को पता करना चाहिए। आप सोशल मीडिया का काम कर रहे हो तो आपका कुछ दायरा है, ज़िला कठुआ के, ज़िला जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे होंगे, जो आपको फॉलो करते होंगे। पर नेशनल लेवल एक ऐसी पत्रकारिता है जिसे पूरा तमाम हिंदुस्तान देखता है। पर मेरे को बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो नेशनल मीडिया है उसको गोदी मीडिया कह रहा हूँ, वो बिका हुआ है और बिकाऊ बातें करता है। जो बातें उसको बताई जाती हैं वो बातें करता है। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको कह रहा हूँ, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। ये पर्सनल आप नहीं, आपके जैसे छोटे छोटे जो चैनल्स हैं, एक तो उन लोगों का व्यूज़ के हिसाब से बड़ा बढ़िया रोज़गार लगा हुआ है, जितने मिलियन के हिसाब से आपकी लोग वीडियोस देखेंगे, जितनी शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उसके हिसाब से एक तो आपका रोज़गार भी है। दूसरा, रोज़गार के चलते चलते जो लोगों के बुनियादी मसले हैं उसको आप उजागर कर रहे हो, तो बड़ा धन्यवाद होना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि मैंने देखा पिछले कुछ दिनों पहले आप अच्छी पत्रकारिता करते हो, जब एक डीडीसी काउंसलर पे आपने बातचीत करना, पूर्व मंत्री के साथ बातचीत कर रहे थे, तो भाई मेरे को बड़ा बुरा लगा कि एक डीडीसी काउंसलर ने आपके साथ हाथापाई की। और सरकार जो आज सत्ता में है उसको कितना देखो देश में क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हो कि जिस बंदे ने आपके ऊपर हाथापाई की, आपके ऊपर हाथ उठाया, और वही बंदा एक लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है, वो चला गया हॉस्पिटल में अपने मेडिकल करवाने की, मैं इसके ऊपर ही पर्चा लगाऊंगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं, हमारे देश के वजीर आजम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपके साथ एक गर्ल्स भी थी, उसके साथ भी धक्का मुक्की की, बदतमीजी की। तो ये तो हालात है देश के जनाब, क्या बताएं, क्या मानसिकता है इन लोगों की, क्या करना चाहते हैं। आज आप देख लीजिए, डेली वेवर की कोई बातचीत करना ही नहीं चाहता। डेली वेवर के बच्चों के हालात देख लीजिएगा, इतने डिप्रेशन में हैं। हम भी जब कोई पंचायत का काम लेना हो तो हम भी उन्हें ही तंग करते हैं डेली वेवर को, सुबह से लेकर शाम तक। अगर कोई जोड़ टूट गया, कोई किसी के घर पानी नहीं आया, हम ये नहीं देखेंगे कि लाइट है पिछले 3 दिन से या नहीं है। हम डेली वेवर को एलिगेशन करेंगे, फलाना बंदा है, फलाना बंदा पानी नहीं देता, हमारे मल्ले को दूसरे मल्ले वाले आ जाएंगे, नहीं देता, हाय हाय बाय बाय नारे लगाएंगे। एग्जैक्टली जो पोजीशन है उस बंदे के हालात हम लोग नहीं जान सकते कि उसके घर के हालात क्या है। वो बंदा डेली वेवर दिहाड़ी भी लगाता है, ट्यूबवेल पे नौकरी भी करता है, फिर भी अपने जो आज का महंगाई का दौर है, अपने घर के हालात को काबू में नहीं कर पा रहा, मजबूर है। ऐसी सरकार रहेगी तो वो बंदे मजबूर हो जाएंगे, क्या करेंगे, उनके बच्चे खज्जल खुबार हो जाएंगे। बात की जाए 3 टायर सिस्टम की, क्या आपकी पंचायत में, जहाँ आपके एरिया में जहाँ पे बैक टू विलेज की टीमें आई, क्या 3 टायर सिस्टम लागू हुआ? क्या जो बैक टू विलेज की 3-4 साल हो गए हर एक पंचायत बने हुए, 4 साल में कितना काम हुआ, कितनी डेवलपमेंट हुई आपकी पंचायत? देखिए जी, जो पंचायतें नई नई इलेक्टेड हुई हैं उसमें क्या है कि सरपंचों की अपनी अपनी काबिलियत है। किसी गांव में करोड़ों के प्रोजेक्ट चले हुए हैं, लगे हुए हैं, किसी गांव में चल ही नहीं रहे, कई सरपंच सोए हुए हैं, कई सरपंच कर रहे हैं। वो सरपंच की काबिलियत है। जो आप 3 टायर सिस्टम की बात कर रहे हो, वो सरकार ने इस पर फोकस किया है, पर इम्प्लीमेंट करने में मेरे को पता नहीं 73 जो अमेंडमेंट है उसको लागू करने में क्यों देरी कर रही है। क्योंकि सरपंच को जो ओवरऑल डिपार्टमेंट 23-20
2 के करीब करीब इनके अंडर डिपार्टमेंट दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ कागजी तौर पे, क्योंकि उन्होंने किसी को एनओसी चाहिए, किसी ने अपनी तनख्वाह लेनी हो उसके। पर जब सरपंच को सही मायने में सही तरीके में एम्पावर करना चाहिए, जो 3 टायर सिस्टम की बात माननीय राजीव गांधी जी करते थे, उस 3 टायर सिस्टम को लागू करने में मेरे को लगता है अभी इन्हें समय लगेगा, टाइम लगेगा। और सबसे ज़्यादा जो बात है, आपने बड़े अच्छे सवाल किए। मैं आपको खुद बता दूं कि आज के जो हालात हैं ना, युवाओं के इतने बुरे हालात हैं, मैं आपको बता दूं कि एक तो युवाओं को रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार हैं। दूसरी, मैक्सिमम युवाओं को नशे की लत लग चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा एरिया है ये रावी के ऊपर है, ये हमारी पंचायतें हैं, कंडी की पंचायतें हैं। और सरकार को हाँ एक बात की मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कल का इंसिडेंट हुआ है बड़ा ही ज़बरदस्त और मेरे दिल में बैठा है। जो इलेक्शन कमीशन ने कल का फैसला लिया है ना, उस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। जो हमारी कंडी की टेटोरियल जो अभी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है ना, कंडी बैलेट, जिसका नाम कठुआ नॉर्थ दिया गया था, एक गलत नाम था। ये पता नहीं किस तौर पे उन्होंने रखा, किससे पूछा, किन्होंने क्या किया, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। पर जो कल का उन्होंने नाम रखा है ना, जसरोटा माता, जो हमारी माता रानी है, जसरोटा टेम्पल है, मशहूर टेम्पल है, और हमारी वहाँ पे आस्था है, लगन है, और सारे जितना भी एरियाज़ है उनके सेंटर प्लेस में आता है। बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं इलेक्शन कमिश्नर को, रंजना देसाई जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया और उसका नाम जो जसरोटा के नाम पे रखा, ये मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हाँ, नंबर 2 की युवाओं की बात कर रहा था, युवाओं के बड़े बदतर हालात हैं, इस पे सरकार को कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि आज से 15-16 साल पहले जब सरकार थी तो यही हालात थे, क्योंकि ऐसा दौर आया कि भर्ती नीति जो बंद हो गई सरकार की। फिर सरकार के पास जहाँ की जो सरकार थी उसके नुमाइंदे माननीय गृह मंत्री से मिले। माननीय गृह मंत्री जी ने जहाँ पे इनिशिएटिव लिया, जहाँ के जो कंडी के लोग थे, कंडी के युवा थे, उनके लिए खुली भर्ती रैली टीए की खोली गई। तो सिर्फ और सिर्फ कंडी के लोग ही नहीं, बॉर्डर के लोग भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मेजॉरिटी में जो लोग भर्ती हुए वो कंडी के लोग हुए। कंडी की एक ही रोज़ी है पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडस्ट्री कोई है नहीं यहाँ पे, जहाँ के युवा इंडस्ट्री में चले जाएं या दूसरा तीसरा जो भी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो युवा आज की डेट में रिटायर्ड आ रहे हैं, तो उसी की तर्ज पे एक कंडी एरिया के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट की जाए, स्पेशल भर्ती की जाए, जिससे थोड़ी बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। जो युवाओं को नशे की लत लग चुकी है, डिप्रेशन में है, थोड़ा सा अच्छा संदेश जाएगा उनको। और सबसे बढ़िया जो सरकार का इनिशिएटिव होगा ना, माननीय गृह मंत्री से मेरा आग्रह है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, माननीय गवर्नर महोदय किसी पार्टी के नहीं होते और ना ही किसी पार्टी के मोहताज होते हैं। ऐसे इनिशिएटिव रियासत जम्मू कश्मीर के लिए लेना चाहिए कि युवाओं का जो ध्यान है वो किसी और साइड ना जाए। युवाओं का जो ध्यान है देश की सेवा करने के लिए, अपने घर की सेवा करने के लिए, गांव की सेवा करने के लिए, पंचायत की सेवा करने के लिए, और पंचायत के युवाओं को अवेयर करने के वास्ते जाए, ना कि और गलत एक्टिविटियों में जाए। आपको लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए कि मैं तो देश के जो वज़ीर आज़म है, मैं रियासत जम्मू कश्मीर में देख रहा था, अभी जो पल्ली में प्रोग्राम हुआ ना, आपसे गुजारिश है कि आप आज या कल दोबारा पल्ली चले जाइए। तो दोबारा पल्ली के हालात, एक पल्ली को मत देखो ना, पूरे हिंदुस्तान को देखो ना आप। नहीं, हिंदुस्तान की तमाम, इस वक्त पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मजबूत है। हाँ, देश के वज़ीर आज़म में कल ही कहा था, परसों गोदी मीडिया था ना, उनको बोल रहे थे ना, भाई आप बाहर रह गए, क्योंकि गोदी मीडिया जो प्रचार प्रसार करता है ना मसाला लगा के, वो नहीं कर पा रहा था, नहीं लोगों को प्रसारित कर रहा था। तो देश के जो हालात है, वज़ीर आज़म जी देश के जो काम कर रहे हैं, सबके वज़ीर आज़म है। तो मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं क्या सलाह दूंगा उनको, पर ये है कि मेरे को एक नया प्रोजेक्ट बताएं जो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए लगा। एम्स किसने लाया? एम्स कितना बड़ा बन रहा है? किसने लाया? माननीय गुलाम नबी आज़ाद ने लाया। 5 मेडिकल कॉलेज, उस वक्त तो एम्स का काम ही नहीं लगा। और भाई मेरे सैंक्शन किसने करवाया था? मैं वही बात, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात आपने मेरे से सवाल किया है, मैंने पहले ही आपको बताया कि आज जहाँ पे कोई ट्यूबवेल सेक्शन हो रहा है उसे टाइम लगता है। आने वाली सरकार या आने वाला विधायक उसका फीता काटेगा, उसका क्रेडिट
सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब को देना चाहिए। वाजिब माननीय नबी साहब ऐसे नेता हैं रियासत जम्मू कश्मीर में जिनके लिए सांसद में देश के वज़ीर आज़म को रोना पड़ा, उनके कार्यकाल को रोना पड़ा। उनका जो कार्यकाल था वो गोल्डन पीरियड था। उनका जो कार्यकाल था, उन्होंने जम्मू और कश्मीर की बेहतरी के लिए बराबर बराबर हिस्सेदारी दी, बराबर बराबर काम किए। वाजिब रियासत जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल की सियासत में एक ही जहाँ हमारे वज़ीर आला पूर्व वज़ीर आला जो रहे 2-3 साल शासन किया माननीय गुलाम नबी आज़ाद ने, गोल्डन पीरियड रहा उनका रोज़गार के मसले में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए उन्होंने, 2 कश्मीर में बनाए, 2 जम्मू में। बराबर की अगर हिस्सेदारी किसी ने की है तो माननीय गुलाम नबी आज़ाद ने। हाँ, आज आपको बता दूं कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर का कोई स्टेट का दर्जा दिला सकता है, स्टेट की लड़ाई लड़ सकता है, जो लगातार पिछले कुछ वर्षों से लड़ते आ रहे हैं माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब, अगर जम्मू कश्मीर को आज इतनी बुरी दौर में गुजर रहा है, उनको कोई बचा सकता है, उनके लिए कोई लड़ सकता है, तो माननीय गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस ने जहाँ का चेहरा देना चाहिए। ये कुछ गलत आपको लगता है, आपको पता है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के उप राज्य मंत्री थे जो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, वो 3 साल तो चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभा चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारे जम्मू के साथ भेदभाव क्यों? क्योंकि कश्मीर में आप देखो तो सीटें कितनी हैं और जम्मू में सीटें कितनी हैं, इसके ऊपर आप क्या नजर डालोगे? वो सरकार क्यों टूटी? यही तो हो रहा था। महबूबा मुफ्ती जी ने उस समय समर्थन वापस क्यों लिया? क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब बराबर की हिस्सेदारी थोप रहे थे, बराबर की हिस्सेदारी दे रहे थे लोगों को। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 साल शासन किया। जब गुलाम नबी आज़ाद को जहाँ का चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाएगा, उस 3 साल के कार्यकाल के चलते हम लोगों से वोट मांगेंगे। 2 काम होते हैं डिम्पल जी, एक बंदे ने किसी ने बुरा काम किया हो, एक बंदे ने किसी ने अच्छा काम किया हो। तो जिन लोगों ने बुरे काम किए हैं वो तो अपने काम का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, वो तो हिंदू मुसलमान करेंगे। जिस बंदे ने काम किया है वो अपने कार्यकाल के काम गिनाएगा। अगर काम गिनाएगा तो उस कामों के लोगों से वोट लेगा, उसे नेता कहते हैं, उसे लीडर कहते हैं, उसे देश के लिए लड़ने वाला कहते हैं, उसको गांव के लिए लड़ने वाला कहते हैं। उसे वो जो फैसला होता है वो युवाओं, महिलाओं और हर वर्ग के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे फैसले, ऐसे इनिशिएटिव लेने का दम और एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को लगता है माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब में है। और बता दूं कि सरकार ने, जो आप सरकार के बड़े प्रोजेक्टों की बात कर रहे थे, रेल किसने लाई, बेची किसने, एयरपोर्ट किसने लाया, किसने बेचा, ये तमाम जितने भी सरकारी अपने प्रोजेक्ट थे, ये माननीय नेहरू जी से लेके कांग्रेस का जितना भी शासन रहा, बड़े बड़े बाखड़ा से लेके जितने भी प्रोजेक्ट लाए, और बेचने का काम किसने किया, किसको बेचा, अंबानी अडानी को क्यों बेचा, और बड़े लेवल पे सब चीज़ें बेच के। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि आज सरकार ने कितने घटिया स्तर पे काम किया है। आज आप नींबू का भाव जान रहे हो मार्केट में क्या है, पता है आपको? 300 रुपये किलो नींबू का भाव। क्यों है ये आपने कभी सोचा? नींबू का भाव इसमें प्रधानमंत्री की गलती तो नहीं? हाँ, वही बता रहा हूँ ना, कारपोरेटरों को दे दिया सब कुछ। कारपोरेटर नहीं चाहते कि छोटा मजदूर कोई काम करे। आप बाहर की बात छोड़िए, तमाम हिंदुस्तान में ऐसे लोग बैठे होंगे गरीब, कठुआ से लेके जम्मू तक आप हाईवे के किनारे जाते हो, कितनी रेडी लगी होती है नींबू का पानी पिलाने वालों की। तकरीबन आप लगा लो 300-400 हाईवे के किनारे हैं। मेरे को लगता है 10,000 रेडी रियासत जम्मू कश्मीर में होंगी नींबू का पानी पिलाने वाली। अगर उसको कैलकुलेट कर लो 100 के हिसाब से कि एक नींबू की रेडी वाला बंदा 100 गिलास बेचता है, तो उसमें नींबू कितने लगते हैं? तो उसमें जो कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग हैं, उनकी कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीते? क्योंकि उन लोगों को पता है कोल्ड ड्रिंक में केमिकल होता है। और जो हम नींबू पानी पी रहे हैं वे तो नेचुरल चीज़ है, ये तभी पीते हैं ना लोग। तो ये मेरे को लगता है सरकार की जो सांठगांठ है ना, वो उन कंपनियों के साथ है, कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनियों के साथ है। कितने छोटे स्तर पे सरकार गिर गई है, कितने नीचे लेवल तक सरकार गिर गई है कि एक रेडी फड़ी वाले को तबाह करना चाहती है, उसके पेट पे लात मारना चाहती है, क्योंकि वो बंदा नींबू पानी बेच ना सके। जब वो नींबू पानी के गिलास के 30 रुपये मांगेगा, आप नींबू पानी नहीं पियोगे, वो सीधा कहेगा भाई 15 रुपये दूसरा गिलास, जो उसमें डालते हैं कोई चीनी वगैरह और गुंद गदीरा वगैरह जो भी डालते हैं उसमें, 15 का वो। अगर नींबू डालना है 15 का एक नींबू बेच रहे हैं, 15 का एक नींबू डालना है तो 30 रुपये का। तो
वही कोल्ड ड्रिंक मार्केट में आपको उतनी कोल्ड ड्रिंक 10 रुपये की मिल जाएगी। कोल्ड ड्रिंक कंपनियां नहीं चाहती कि रेडी फड़ी वाले, हमारा जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम पे उनकी आंख है कि छोटे लेवल पे छोटा जो बंदा मजदूर है उसको किस तरह से उसकी पेट पे लात मारनी है। तो ये तो सरकार का काम है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने अच्छे फैसले लेने चाहिए जो मजदूर के हक में हो, जो आम बंदे के हक में हो। और आप बिलावर से आए हो इतनी दूर से, आपको भी बड़ी बड़ी बधाई। और आपको मुबारक देना चाहता हूं कि बिलावर का जो टॉपोग्राफी के हिसाब से जो इलाका था बड़ा अच्छा बना है। तो हम भगवान और परमपिता परमात्मा से चाहते हैं कि वहाँ का अगला जो भी विधायक बने वो लोगों की सोचे और लोगों के काम अच्छे करे। और हम तो अभी कंडी में आ गए हैं। तो जैसे कि बिलावर से मेरा पुराना रिश्ता रहा है डिम्पल जी। मैं बिलावर में बूथ प्रेसिडेंट सबसे पहले जब कांग्रेस की यूथ कांग्रेस की इलेक्शन हुई, जितनी बार भी बना इलेक्शन लड़के बना, किसकी तलबे नहीं चाटना पड़े कि मेरे को फलाना 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 बना दो। बूथ प्रेसिडेंट बना, मेहनत से बना, इलेक्शन लड़के बना, जनरल सेक्रेटरी बना, इलेक्शन से बना। उसके बाद मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद बिलावर का असेंबली प्रेसिडेंट के तौर पे मैंने बढ़िया काम किया। वहाँ पे मेरी टीम बड़ी अच्छी थी, बड़ी स्ट्रांग टीम थी। उसके बाद मैंने स्टेट जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा। तो भगवान की कृपा से हम जो भी काम करते हैं निडर होके करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो बड़ा कर सकती है वो चुनी हुई सरकार कर सकती है। आपको क्या लगता है, लास्ट में एक ही सवाल होगा, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में अब किसका मुख्यमंत्री होगा और किसकी सरकार बनेगी? मैं आपको बता दूं कि आज के हिसाब से बता दूं कि जो लोग कहते हैं ना, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी, दूसरी तरफ पीडीपी, फिर एनसी, और अब जो नई नई पार्टी उभर के आ रही है ना वो है आम आदमी पार्टी। हर बंदा क्या होता है कि अपने प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए कोई प्राइवेट कंपनी भी है वो तो दिखाएगी। इसमें बढ़िया चीज़, बढ़िया कैलकुलेटर जो लगाया है हमने, एक्सीक्यूटर बढ़िया लगाया है, इसका ड्रॉप बॉक्स बढ़िया लगाया है, इसको ट्रम्पट बड़ा बढ़िया लगाया है। वो अपनी चीज़ का प्रचार प्रसार इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। वो भी हर बंदा यही कहता है, कोई भी बंदा नहीं कहता अगर आपका बच्चा होगा, मेरा बच्चा होगा। मैंने कहा मेरा बच्चा डीसी बनेगा, अफसर बनेगा, वो कहता है। इसी तरह से पार्टीज होती है। मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता बात करेगा वो भी चैलेंज करके कहेगा बीजेपी की बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐसे कहेगा, आम आदमी पार्टी का ऐसे कहेगा। आज की डेट में रियासत जम्मू कश्मीर में प्योर खिचड़ी है। कोई भी बंदा मुजाटी के साथ अपनी सरकार नहीं बना सकता। हाँ, अगर सरकार बना सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने एक इनिशिएटिव लेना होगा। माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब को जहाँ की कमांड देना होगी। रियासत जम्मू कश्मीर में 3-4 महीने इलेक्शन के, 3 महीने में वो डेवलप करके दिखा देंगे कि सरकार कैसे बनाई जाती है। तो हम में भी कुछ कमियां हैं। पार्टी लेट डिसीजन लेगी तो उसके नतीजे पार्टी को ही भुगतना पड़ेंगे। अच्छे जैसे वक्त करता हूं मैं पंजाब में जो अभी फैसला लिया, राया बड़िंग जैसे लोग वहाँ के, अभी 5 साल हैं इलेक्शन में पंजाब में, तो इतनी देर राया बड़िंग ने, जब हम यूथ कांग्रेस में कार्य करते थे तो बड़े दमखम के साथ हम जहाँ पे लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि हमें मान था, गर्व था। हमारा भाई राजा बड़िंग हमारा परिवारी था, वो हमसे काम लेता था, कराता था, लड़ना सिखाता था। आज की डेट में हमें प्राउड होता है कि जिस बंदे की 5 साल की उम्र में माँ गुजर गई, 6 साल की उम्र में जिसका बाप गुजर गया, वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है पंजाब में। ये कांग्रेस पार्टी है। लोग परिवारवाद की, वंशवाद की बात करते हो। कांग्रेस के लिए अगर कोई परिवार की बात करता है तो कांग्रेस के लिए परिवार ने किया क्या है। जब सोनिया गांधी को लोगों ने वोट दिए थे, देश की वज़ीर आज़म मैडम सोनिया गांधी बननी थी, तो क्या हुआ, सोनिया गांधी जी ने बनना था देश की वज़ीर आज़म, तो उन्होंने अपनी चेयर को उठा के माननीय वहाँ उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे माननीय मनमोहन सिंह, उनको अपनी चेयर दे दी थी। किसी में है इतना दम? आज कोई सरपंच और मेंबर बनता है वो अपनी चेयर उठा के नहीं दे सकता किसी को। उनमें दम था, उनका त्याग है, राहुल जी का त्याग है, उसकी माँ का त्याग है। आज लोग उन पर सवालिया निशान करते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है हमेशा गरीब की लड़ाई लड़ना, और तब से लेके आज तक गरीब की लड़ाई लड़ रही है। तो ये इतिहास है पार्टी के। अगर इतनी लंबी बात करने लग पड़ूँ तो आपके पास भी टाइम नहीं होगा और देखने वाले भी इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के पास पॉलिसीज़ हैं, जिस पॉलिसी के तहत वो रियासत जम्मू कश्मीर में स्टेट बहाली करा सकते हैं, लड़ सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। और
रियासत जम्मू कश्मीर को बिना स्टेट के कोई हल ही नहीं है इसका। मेरे को लगता है कि इलेक्शन से पहले पहले ही जहाँ को स्टेट देनी चाहिए, और जो भी जम्मू कश्मीर के हित में फैसले होंगे वो चुनी हुई सरकार लेगी। शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। जम्मू कश्मीर च कोदी सरकार बननी, जनता अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।